दोस्तों आज गजा के अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, किस तरह के हालात वहां पर पैदा किए गए। खबर सिर्फ गजा की नहीं है, गजा की बर्बादी के साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि गजा में जो हालात पैदा किए गए, अब वैसे ही कुछ हालात लगातार वेस्ट बैंक में भी पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो ईरान है। इसीलिए इजराइल के बड़े बड़े पत्रकार इस बात को लेकर लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल कैसे भी करके ईरान के साथ संबंधों को स्थिर करने की कोशिश करे। वहीं अमेरिका ने भी ईरान को लेकर बहुत बड़ा कड़ा संदेश इजराइल को दे डाला है, जिसने इजराइल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। हमने जैसा आपसे वादा किया था कि सीजफायर होने के बाद कुछ अंदर की तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे कि जो ये सीजफायर हुआ 15 महीने बाद, उसके बाद हालात क्या हैं। और देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए, आपको हरा भरा नजर आएगा, सब कुछ, कई मकान नजर आ रहे होंगे ना। तस्वीर कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर थी जब वॉर शुरू नहीं हुई थी, यानी गजा और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू नहीं हुआ था और इजराइल अमेरिका के मदद से, उसकी सहायता से जब बम गोला बारूद नहीं दाग रहा था, उस वक्त की तस्वीर है। इसके फौरन बाद की दूसरी तस्वीर देखिए, उसी इलाके की तस्वीर है। सब कुछ खत्म हो चुका है, सीजफायर हुआ, जीत के तौर पर हमास खुशी मनाए, फिलिस्तीनी खुशी मनाए, लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरह के हालात वहां पर पैदा किए गए। ये तस्वीरें निकलकर वहां पर सामने आती है। अब एक खबर भी है, पहले खबर देखिए। ये खबर प्रेस टीवी की है, जिसमें आपको छोटे छोटे बच्चे, पूरी स्टोरीज इसमें बताई गई है। पहले थोड़ी सी स्टोरी देखिए आप। Palestinian writer Isra Abbouchi has recently been freed from Israeli jail. Her release was a moment she had longed for, but it came at a painful cost. While in prison, Isra lost her father, an absence that deepened her emotional wounds. She's among 90 Palestinians who have been released as a part of the first phase of the Gaza ceasefire agreement that took effect on January 19th. A deal that brought glimpse of joy to many, but left behind harrowing memories of imprisonment. ये गजा में कई महीनों के बाद हुए सीज फायर के बाद की अलग अलग तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर खुशियां भी आप साफ देख सकते हैं। कई सारी चीजें हैं। एक और प्रेस टीवी खबर है, वो भी देखिए, फिलिस्तीन से ही निकल कर आई। किस तरह से खुशी है, दर्द साझा कर रहे हैं लोग, वहां हालात क्या पैदा किए गए, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। लगातार ऐसी ही तस्वीरें फिलिस्तीन से निकल कर सामने आ रही हैं। इसके अलावा भी कई हैं। देखिए यहां पर रफा जो इलाका है, यानी कि दक्षिणी गजा, वहां पर काम लगातार जारी है, क्योंकि भाई सारी इमारतें तो बर्बाद कर दी गई। उसके बाद के हालात क्या है, वहां पर जो म्यूनसिपैलिटी के हैं लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अस्थायी तौर पर, यानी कि ऐसे पहले तो लैंड को पूरी तरह से हटा रहे हैं वहां से मलबा, और वहां पे ऐसे घर बनाने में जुटे हुए जो अस्थायी तौर पर हों। और इस दौर में कम से कम लोग अपने अपने एक आश्रय के तौर पर, उनके सर पर छत हो, उसके आधार पर चीजें तैयार की जा रही है। देखिए पूरा का पूरा, यहाँ कभी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इमारतें हुआ करती थी, लेकिन सब ध्वस्त हो गया। उसके बाद अब काम जारी है, कैसे भी करके जल्द से जल्द लोगों तक घर मुहैया कराए जाए। अस्थायी घर पीछे कुछ बने हुए हैं, उसमें लोगों को रखा गया है, शेल्टर होम के तौर पर काम कर रहे हैं। लगातार वहां काम चल रहा है। वो बात अलग है, एड भी आ रही है लोगों से, अलग अलग देशों से, यूएन से भी पहुंची थी। लेकिन इन सब के बीच लगातार गजा के अंदर ये काम चल रहा है कि कैसे भी करके चीजों को ठीक किया जाए। तो अलग अलग तस्वीरों के साथ साथ अब मैं कुछ खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है, द यूएन स्पेशल क्या है, फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों को बढ़ाने की चेतावनी दी है। अगर रोकने के लिए मजबूर नहीं किया गया तो इजरायल का नरसंहार गजा तक सीमित नहीं रहेगा। ये अब फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र के जो विशेष दूत हैं, उन्होंने वेस्ट बैंक को लेकर नाराजगी जाहिर की है। क्यों ये उनको कहना पड़ा, जरा पहले मैं इस खबर को बताता हूं। इजरायली सैनिकों ने, ये खबर है, ये प्रेस टीवी की खबर है, इसमें लिखा है इजराइल के सैनिक लगातार जो वेस्ट बैंक में लोग रह रहे हैं, जेनिन में रह रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि तय यह हुआ था कि इन इलाकों से, यरूशलेम से, जेनिन के जिन इलाकों में इजरायली सेटलर्स को बसाया गया, इजरायली के जो लोग हैं, जो इजरायली सेटलर्स हैं, उनको रखा गया, वो उनको जाना था। लेकिन हो क्या रहा है, लगातार इजराइल के सैनिक उल्टा कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को वहां से खदेड़ रहे हैं। खबर यह भी निकल कर आई, देखिए पहले एक ब्रिटिश राजनेता है पियर्स कार्बन, उनका क्या कुछ कहना है, पहले सुनिए उनको। Well, I think it's very important. Without Iran, it might be that Greater Israel would already be established. Fortunately, Iran has a fair amount of arms and they have to keep them. And of course, they've been helping fund
various resistance movements, which I think is excellent, and I fully support Iran. तो इनका कहना है कि अगर ईरान ना होता तो अब तक ग्रेटर इजराइल की स्थापना हो गई होती। मैंने कहा ना, आमिर सराफती जैसे लोग अब कहते हैं कि ईरान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ऐसे में ताकत भी वही उसकी अच्छी खासी है इजराइल के मुकाबले। तो ईरान से कोई पंगा ना लिया जाए, क्या किया जाए, उनके साथ बातचीत किया जाए। और यकीन मानिए ईरान ही अभी तक रोड़ा बना हुआ है इजराइल के में कि वो किसी भी कीमत पर वहां पर कुछ कर ना पाए। अब हिब्रू चैनल है 12, उसने भी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दिखाई है। क्या बताया? ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को कड़ा संदेश दिया है, वो ईरान पर युद्ध के साथ अपना कार्यकाल शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखता। साफ कह दिया है कि हम ईरान के साथ किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर। दोनों ही तरफ से देखिए, आमिर सराफती क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई समझौता हो जाना चाहिए, ईरान के साथ संघर्ष नहीं। ब्रिटिश जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर ईरान ना होता और हस्तक्षेप ना करता तो इजराइल, ग्रेटर इजराइल अब तक अपना सपना पूरा कर चुका होता। ऐसा ही अब अमेरिका का भी मानना है। ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने का काफी समर्थन करता है, लेकिन उसने मिलिट्री ऑप्शंस, यानी मिलिट्री जो कोई ऑपरेशंस है वो शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई जल्दबाजी करने के लिए तैयार नहीं है कि हम हमला बोलने के लिए तैयार हैं। अब एक वीडियो देखिए पहले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम मुजाहिदीन الذي أكرم عباده الموحدين المؤمنين بفضل الله عز وجل في هذا المكان تم اغتيال وقتل نائب قائد لواء نحال الذي تقدم من أجل أن يبيد بيت حنون ولكن بيت حنون كانت له بالمرصاد وللوائه ولجنده तो ये अल कसाम ब्रिगेड है, सार्वजनिक तौर पर खड़े हुए नजर आए। बताया अबू हजमा फयाद हैं, जिनके पहले हत्या का दावा किया गया था। इस स्थान पर कई अल कसम कमांडरों के सामने वो खड़े नजर आए। पहले दावा किया गया कि जो अबू हमजा फयाद है उनकी मौत हो गई, लेकिन ये नई वीडियो ने हड़कंप मचा दिया इजराइल तक कि जिस चीज को लेकर दावा लगातार कर रहे थे और अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे थे, इस वीडियो में वो जिंदा नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, ये खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा कई और खबरें भी हैं। देखिए यूएन की जो थी वो मैंने आपको खबर बताई थी। अब जो खबर है ये देखिए, कुर्दिश फोर्सेस टारगेटेड द डिस्प्लेस्ड पर्सन कैंप्स इन द सिटी ऑफ जाराबुलस ईस्ट ऑफ अलेप्पो विद मिसाइल। लगातार वहां पर सीरिया में अब भी इसी तरीके के हमले हो रहे हैं। कुर्दिश फोर्सेस है वो लगातार हमले कर रही है अलेप्पो में। यानी सीरिया को लेकर तख्ता पलट के बाद जो उम्मीद थी वो कामयाब नहीं हुई। मैंने तब भी कहा था कि क्योंकि एचटीएस एक मतलब सेंटर में पहुंच गई, लेकिन उसके बावजूद आप समझिए वहां हो क्या रहा है। वहां अभी भी कई गुट सक्रिय हैं। तुर्की वाले अलग गुट है, इजराइल अलग से हमला कर ही रहा है, अलग अलग गुट तैयार बैठे हुए हैं। उसकी वजह से अभी भी सीरिया में हालात ठीक नहीं है और अलग अलग तरफ से निकली हुई तस्वीरों ने हिलाकर भी रख दिया है। यमन को लेकर खबर मैंने भी आपको दिखाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, उनके प्रशासन की तरफ से, कि जो हूती लड़ाके हैं उन्हें अब घोषित कर दिया जाए आतंकवादी। जैसे इन्होंने एचटीएस को भी कर रखा था, लेकिन एचटीएस जैसे ही सीरिया में कब्जे में आई और ईरान समर्थित बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद फौरन बाद ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप वाले नहीं, कम से कम बाइडन की तरफ से कह दिया गया है कि अब एचटीएस आतंकवादी नहीं है। मतलब उनके साथ जो खड़ा रहेगा वो आतंकवादी नहीं होगा और जो उनके खिलाफ खड़ा रहेगा वो आतंकवादी होगा। हूती लड़ाकों के लिए कहा जा रहा है इनको आतंकवादियों की लिस्ट में डालना चाहिए। इसको लेकर प्रेस टीवी की खबर है, पहले सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। This decision is made by a crazy mad person, and this decision does not affect us. We do not care if they categorize us as terrorists or as a terrorist organization. It's a decision coming from the mother of terrorism, from the land of terrorism, which is the source of terrorism, and which created terrorism, Daesh and Al-Qaeda. How can they classify us? By what right? Who are they to classify us as a terrorist organization? तो लोगों का कहना है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ठीक है हमें ऐसे ही घोषित करना है आतंकवादी, हमें कोई रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है, साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है। चलिए एक खबर और है हिजबुल्लाह के लिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, उल्लंघनों का जवाब न देने और 60 दिन की समय सीमा के बाद दक्षिण में यानी साउथ लेबनान नहीं छोड़ने के गए हैं, उसको वहां बने रहने के संकेत दिए हैं, जिस पर लेबनान की तरफ से कहा गया है कि हम अपने इलाके की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी सीज फायर का उल्लंघन जो लगातार इजराइल कर रहा है लेबनान में, उसको लेकर हिजबुल्लाह फिर से तैयार हो रहा है और हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर फिर से वही हालात पैदा हो जाएं जो पहले तकरीबन 1 महीने पहले थे जब हिजबुल्लाह के साथ उनका सीज फायर हुआ था। अब एक जाते जाते महत्वपूर्ण खबर,
अभी हाल ही में आपने खबर देखी, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए। 20 तारीख को शपथ और उसके फौरन बाद, उसमें से एक था कि जो शादी करते हैं फिर वहां बच्चा होता है, जो बच्चे को फौरन ही जन्मजात नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक वहां की कोर्ट है, उसने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर रोक लगा दी। खबर क्या है, एक जज ने जन्मजात नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को अभी रोक दिया है। ये एक बड़ा झटका, पहला ही झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप काफी कुछ चीजों का फैसला ले रहे हैं, तमाम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइडेन से इतर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पहला झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। नमस्कार।